बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और आज शाम के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर गर्म होगी। वो ऐसे कि काजी फाइज ईसा साहब का लगता है कि बुग्स तो सब ने सुना था। एक पंजाबी का लफ्ज़ होता है जिसे कहते हैं साड़, वो साड़ ख़त्म नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह हमेशा अब उनके निशाने पर रहते हैं। और ये लड़ाई शुरू हुई थी 12 जुलाई दिन 12:19 पर, जब वो फैसला जो है सुनाया गया था कि ये मखसूस नशिस्तें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है। क्या ऐसा मसला है काजी साहब के साथ? अब तो 72 घंटे से भी कम उनके पास वक्त है कि ये भूख अनाद ये खत्म होने का नाम नहीं लगता है काजी साहब जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मूल साहब, मेरा तारुफ तो नहीं करवाया कि नहीं करवाया? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बज गज के कराया। अच्छा। और माशाल्लाह से बशार राजा साहब ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है जो हम बहुत फोर्स करते थे कि इनका जो टैलेंट है वहाँ नजर आए। तो बशार राजा साहब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको मज़े की और एंटरटेनिंग टाइप की, एक तो होता है स्कील, वो जो संजीदा टाइप की, आपको मज़े की वीडियोस वहाँ देखने को मिलेंगी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अच्छा, जो काजी साहब है ना जी, इश्तिहार चला दिया। हाँ, बहुत शुक्रिया मूल साहब। जो काजी साहब हैं, ये जो आपने सवाल किया ना, मैं नहीं समझता कि ये सवाल कोई बनता था। ये पहले दिन से काजी साहब जब चीफ जस्टिस बने यहाँ पर, तो आपको याद होगा कि जब इनके चीफ जस्टिस बनने से कबल 86 दिन इनका पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था। 88 दिन। और वो किया था जनाब पिटम सरकार ने। हाँ, ये जो पीडीएम जो जिसे शहबाज शरीफ उस वक्त बैठे हुए थे, वो जो अदम एतमाद के बाद आई थी जी, वो करके तो गए थे ना। फिर पीछे एक और वो आया था दसू किस्म का आजाद सेनेटर भी, जो अभी भी सेनेटर है, लेकिन वो भी बाप का बेटा वो बड़ा था। तो काजी साहब उस वक्त आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ साहब अक्सर ये कहा करते होते थे कि काजी फाइज ईसा आएगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। और फिर ये भी था कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक मुल्क के अंदर वापस नहीं आए जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। वो वापस उस वक्त आए जब अपने किबला मदद काजी उल क़ज़ा काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बने, तो ये वापस आए उस वक्त जनाब मुल्क के अंदर। अभी मैं आपके ये विला करने से कबल मैं एक क्लिप सुन रहा था यहाँ पे, जो बीएनपी के जो बीएनपी मैंगल के जो सेनेटर है कासिम रंजू, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज कहीं, वो मैंने देखी नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जी कि मुझे जोरावर लोग उठाकर ले गए, 6 दिन मुझे रखा उन्होंने वो मलेरिया वाली मच्छरों वाली जगह में, मुझे मलेरिया भी हो गया। इनको पता नहीं ना हम पाकिस्तानी कैसे रहता है, मच्छरों में रहता। सुने ना, मैं जो मैं बात बताने वाला हूँ काजी के साथ, इसको मैं कहता हूँ जी। उन्होंने कहा कि मैं किडनी का मरीज हूँ, पेशेंट हूँ। मैं इस दौरान बीच में 6 दिनों में मुझे जो है 2 दफा मेरे डायलिसिस भी हुए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ यार, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो 63A का उन्होंने वो फैसला कालादम किया और सुनतकारी की, क्या वो बुलाकर पूछ ही सकते कि यार ये क्या हुआ? ये सारा ये मामला उनके सामने नहीं यार, उनके सामने नहीं है असल में मामला, उनके सामने नहीं। मामला असल में ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो अपनी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके खिलाफ ये बात सुनना पसंद नहीं करते, उसके खिलाफ देखना पसंद नहीं करते। इस तरह का अगर कोई वकूआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में होता तो काजी साहब तो फिर उस कुर्सी पर जिस पर बैठते हैं ना, उछल कर वो रिवाज देते, ऑब्जर्वेशन देते, चैम्बर चले गए कुर्सी खाली हो गई। और यार छोड़े, चैम्बर चले गए, कुर्सी खाली। उनके सीने में जो इंतकाम की वो भांबड़ जो है ना, वो आतिश। अब बाकी 4 दिन रह गए, जाते जाते भी उन्होंने इख्तिलाफी पोरस के हाथियों का पता क्या हुआ था? पोरस के हाथियों का मुझे पता है जी। राजा पोरस बहुत बड़ा लीडर था। और मैं आपको बताऊं कि उसने जो सिकंदर आजम जब टेक्सला आया था, तो उसने टेक्सला के वाली को पैगाम भेजा राजा पोरस के यहाँ कि आप अपने जो जहाँ आप हुक्मरानी कर रहे हैं ये हमें दे दे सिकंदर आजम को। तो उसने सिकंदर आजम को देने से इनकार किया। फिर टेक्सला के वाली के हाथ उसने पैगाम भेजा था कि सिकंदर आजम को कहें कि मेरा और तुम्हारा मुकाबला सरहद पर होगा। ठीक है, वो इतना दलेर आदमी था जी। आप ये काजी कहाँ पोरस की बात नहीं हो रही, पोरस के हाथियों की बात हो रही है यार। वो बारिश में हुई थी, जो काजी साहब भी तो वही करते हैं, अपने साथी जजेस पर बेहंगम चढ़ दौड़ते हैं। इन्होंने काजी साहब ने ये किया जी,
कि जो इस जो इख्तिलाफी नोट लिखा ना, अब जो प्रिवेल करेगा वो फैसला तो सिटी नोट का करेगा, वो तो है, वो ऑलरेडी है, वो है। उसमें आपको वो आप ना करें तो फिर आपको तौहीन अदालत और क्या क्या लगेगा। आज तो उन्होंने लिखा अपने इख्तिलाफी नोट में, जो पहले शरारत फरमाई थी जनाब अमीनुद्दीन साहब ने, कि ये बाइंडिंग नहीं है, कोई नहीं बाइंडिंग नहीं है। तरफ आ रहा हूँ। हाँ, इसकी जो इख्तिलाफी नोट की जो असलियत है, हाँ, वो जस्ट हमारे दोस्त अफसर तूर साहब कहते होते हैं कि जाली नोट जैसी है। हाँ, जाली नोट जैसी, इससे बेहतर लफ्ज मुझे कोई नजर नहीं आता। ये तो एक आम फहम बात है ना, पकोड़े रख कर खाना, पता नहीं फलाना फलाना। जाली नोट जैसी उसकी हैसियत है, कोई उससे ज्यादा हैसियत नहीं है। लेकिन काजी साहब ने जाते जाते कौम को ये भी बता दिया, उस नरगसियत के मारे शख्स ने, कि मैंने एक और नकाब उल्टा तो अंदर से एक और भयानक चेहरा, मकरूह चेहरा सामने आया। काजी साहब ने ये कौम को बताया कि मैंने जो आपके सामने ये जो जमहूरियत आइन की बुलंदी, सरबुलंदी का जो मैंने नकाब और अलम थाम रखा था ना, वो सारा जाली था, वो नाम ने हाथ था। मैं अंदर से आमर हूँ। भाई आमर ना, मैं आपको बताता हूँ कि काजी साहब आमर किस तरह है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कतन गवारा नहीं करते कि वो कोई इख्तलाफी बात सुने जी, किसी सूरत में इख्तलाफी बात सुनना पसंद नहीं करते। वो अपने साथ उन्होंने सबसे पहले बैठाया जस्टिस अतर मिल्ला को, उन्होंने इख्तलाफ किया, उसे उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया, फिर किसी बेंच में नजर ही नहीं है, फिर बेंच में नजर नहीं है। उसके बाद उन्होंने बैठाया अरफान सादत को, उन्होंने इख्तलाफ किया, वो आजकल पता नहीं किसी कौन से बेंच में होते। उसके बाद उन्होंने बैठाया अकील अब्बासी साहब को, वो भी गायब है। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केस में इख्तलाफ किया, उसके बाद वो भी नजर नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी जो नरगसियत का हमारा शख्स होता है ना, जो खुद को अगले कुल समझता है ना, उसकी जिंदा जीती जागती तस्वीर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है। अब आपने अतर मिल्ला साहब का जिक्र किया जी, जस्टिस मंसूर साहब का जिक्र किया मैंने, जस्टिस मंसूर साहब से अब देखिए दुनिया, हाँ, मेरी बात सुने, हाँ, दुनिया का अदालती तारीख का मैंने ये पहला शख्स देखा है जिसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं, कुछ तरकीब दे रहा है कि आप इस फैसले पर अमल ही ना करें। ये बहुत बड़ी शरारत है यार, ये कोई मतलब बहुत बड़ी शरारत। मैं तो कहता हूँ कि यार कोई अगर कोई जमहूरी मुल्क हो जहाँ आइन और कानून की सरबुलंदी हो, ऐसे शख्स को तो वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया था मौलाना फजल रहमान साहब को, किसी पागल शख्स को, वो तो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसे शख्स को तो ये तो सीधी सीधी सजा बनती है यार। उनका दिल पता क्या, उनका बस चले तो जाने से पहले इसको आग भी लगा जाए, उस इमारत में कोई और बैठे। एक और बात मुगल साहब, वो बाड़े के टट्टू, हाँ, जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये बात सब ने मानी है मखसूस नशिस्तों से के हवाले से, ये काजी फाइज ईसा ने भी मानी है, आज जमाल मंदोखिल ने भी मानी है। जस्टिस जमात इज़्ज़त महाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, इज़्ज़त महाब जनाब जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब, दस्खती जज अलमारूफ दस्खती जज, उन्होंने भी ये मानी है कि ये नशिस्तें उनका हक बनती थी। ये बात आज उन्होंने मानी। ये मेरे पास एक शॉट है, अगर आप इजाजत दे तो मैं चलाऊं? बिल्कुल चलाएं। जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है, बिल्कुल, जबकि काजी साहब उस मामले को लटकाते रहे। ये मखसूस नशिस्तों के केस के दरमियान हुआ, जिसकी वजह से काजी फाइज ईसा साहब ने आज जो इख्तिलाफी नोट लिखा, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मुनीर साहब का ये लिखा कि उनसे गलती हुई है, मेरे साथी जजेस से गलती हुई है, उनको मुस्तकबिल में ये गलती सुधारनी चाहिए। ये गलती क्या थी, हक पर कौन था, वो जरा सुनिए। वो ये है कि अगर नोट मतलब आसान जबान में मेरी प्रॉब्लम ये है, और शायद हम क्लियर हो जाए कि अगर इसकी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो एक पार्टी जिसके पास 10 वोट होने चाहिए 15 चले जाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। तो हम ये कह रहे हैं जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। हम हक को फर्क समझ रहे हैं, आप अभी समझा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो हक की जो बेसिस है ना, वो बेसिस जो है वो उसको नहीं बता सकते, वही आपको समझाना है। वो समझना पहले जरूरी है कि ये मुझे बता दें हक क्या मतलब है, हमें आइन देखना है। जब हक कर दिया इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया। अगर आप अपने सबमिशंस दे दें, लीव द कैलकुलेशन फॉर बस मैं सिर्फ अपने सबमिशंस दे दें, कैलकुलेशन इलेक्शन कमीशन ने अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो बात किसी ने रेट ही नहीं। मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल सीट्स
is to be worked out to ensure that all 60 seats are filled in, and the only method to do it is to exclude the independents, but for what is provided in the proviso. So let me अटॉर्नी जनरल बार बार जोर दे रहे हैं, 60 सीटों का हवाला दे रहे हैं, काजी साहब मान नहीं रहे। हमने हक को नहीं देखना, किसका हक बनता है, हमने आइन को देखना है। तो आइन का किसी का हक देने से मना करता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मना नहीं करता। हाँ, आज उन्होंने इसमें अपने खिलाफी नोट में एक और उससे क्या कहेंगे यार, लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप उसके लिए? प्रॉपर ही कर ले। चबल तो मैं नहीं कहता, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं। चले मैं पश्तो में बोल देता हूँ। हाँ, गुल खुराका। हाँ, वो उन्होंने एक लफ्ज और कि जजेस को वजाते देने जी, और मुझे पूछे बगैर। तो चीफ जस्टिस साहब जब जनाब काजी उल-क़ज़ा काजी फ़ाइज़ साहब, क्या आप ये बात भूल गए, ये बात लिखते हुए कि जिस वक्त साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त आप सरदार तारक मसूद साहब के साथ मिलकर जो करते थे वो क्या था? फिर अगर आप यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो आप किस चीफ जस्टिस से उस वक्त इजाजत लेते थे? किससे पूछकर वो खत जारी किया करते थे? वो खत अभी पढ़े हैं। वेबसाइट पर किससे पूछकर जारी करवाया करते थे? चीफ जस्टिस साहब इतना कौल और फेल में तजाद तो मैंने दुनिया में छोटा वो रईसुल मुनाफिकीन, क्या नाम था मुनाफिकीन उसका, अब्दुल्ला बिन नबी। यार मैं तो हैरान हूँ जनाब इस बात पे यार, कि कम अज कम चीफ जस्टिस साहब आप हर अपने फैसले में कुरान और सुन्नत का हवाला देते हैं। इख्तलाफ करें तो वो कहते हैं कि इसको जो आपके सर पर फाख्ता बैठी हो ना, तो वो भी ना हिले। लेकिन इतना कौल और फेल में तजाद, वो तो मुझे यार, मैंने अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। अदालतें कवर करते हुए मुझे अरसा हो गया, मुद्दत हो गई। आप एक तरफ उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दाएं पहलू पे और बात होती है, बाएं पहलू पे और बात होती है। जिस वक्त आप हजूर ये कह रहे होते हैं कि ये नहीं करना, पिछले में आप वही कर रहे होते हैं। ये पिछले में जब आप कह रहे हैं ये नहीं करना, काजी साहब उसी ना लगे। अपने लिए वकील और दूसरों के लिए जज है। अब बताएं, इस इख्तलाफी नोट की जब ये इत्तफाक कर चुके थे 12 जुलाई के बाद कि ये जो मंदुखेल साहब लिख रहे हैं यही मेरा इख्तलाफी नोट है, साइन कर दिए, आज फिर इस इख्तलाफी नोट की वजह क्या बनी कि आज जारी कर दिया गया 14 सफ़ा? उसकी वजह है क्या? उस वक्त कहा गया ना कि इसे जारी कर दें, मेरा यही। मैंने बहुत कोशिश की नजरसानी लगाने की, साथ सरकार को ये भी समझाया मैं आपका वफादार। इसकी वजह ये है कि वो जाते ही जाते आज ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान बनना है, उसकी मंजूरी होनी है, नोटिफिकेशन होना है। साथियों, मुझे यहाँ पर बात याद आ रही है उस बंदे का, तो चीफ जस्टिस के बड़ा करीब है वो बंदा, मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का। चीफ जस्टिस साहब अगर आप मुझे अदालत में बुलाए ना या किसी जगह बुलाए ना, तो मैं बताऊंगा। फिर आप चैम्बर में चले गए, चैम्बर में मैं बताऊंगा कि किसने मुझे कहा था। मैं आपको बताऊंगा, उस बंदे ने कहा था कि काजी फ़ाइज़ साहब की अफ्ताद तबाह, उसकी सरिश्त में ये चीज़ शामिल है कि जो भी एहसान करता है शख्स पर, ये उसे डंक मारता है। ये आपके कार्य खास से मुझे ये चीज़ बताई थी। चीफ जस्टिस साहब, आप रात को जब आपके खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर हुआ, आप रात को छुप छुपा कर जहाँ गाड़ियों की डिग्गियों में बैठकर कि मुझे कोई देख न ले, उस वक्त ये भाई लोग आपके पीछे लगे हुए थे, तो आप जाकर साथियों से मिलते थे। मैंने साथियों के नाम भी लिए थे। हाँ, ड्रम बीटर्स। हाँ, और फिर आपने उन्हें ये कहा जनाब ये डोलची है, बिके हुए डोलची है। आपको सदारती रेफरेंस से बचाने वाला जस्टिस मंसूर शाह है, जिसने खुली अदालत में अनवर मंसूर से पूछ लें, जिसने खुली अदालत में कहा था कि यहाँ ये ब्रदर जजेस में बैठा हुआ एक जज है जिसने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बचाया। आपने उसी के पीठ पे छुरा घोंपा। और जिस किस रिश्ते में भाई ये इंसान, मैंने पहले कहा ना अफ्ताद तबाह, ये असल में पशीर के बारे में, पशीर में हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं यार, बहुत सारे दोस्त रहते हैं, बहुत सारे दोस्त। मैं माजरत चाहता हूँ, ये कोई मैं पशीर के लोगों को मैं नहीं कहता, लेकिन कोई कहते हैं कोई बादशाह गुजरा था वहाँ से, तो किसी ने कहा था कि यार यहाँ उसे प्यास लगी, उसने कहा पानी पिलाओ, तो उसने कहा या पानी ना पीना। ये लोग ऐसे ये शर आसान करने वाले को शर करते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। हाँ भाई, ये बात सही है, फरामोश कहीं भी हो सकते हैं। वही सवाल आप अपनी माँ का जिक्र इस करते हैं, वक्त टाइमिंग कभी बताएं कौम को जाते जाते आप हिम्मत करें ना कि आपके वालिद को मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों मुस्लिम लीग से निकाला था। हिम्मत करें, सच बताएं कौम को, ऐसे न करें ना। बहुत सा भी टाइम है हमारे पास। ये बताएं जो मैंने सवाल किया था, इस इख्तलाफी नोट की टाइमिंग और ज़रूरत, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि काजी साहब ये क्यों कर रहे हैं? रह गई थी कोई कसर? कोई कसर नहीं, लेकिन जाते जाते वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि कोई शख्स ओहदे पर बैठा हो, उस वक्त तक वो नहीं जाता जब तक उसका असली चेहरा सामने में कौम के अभी कौम ने देखना था। ठीक यार, वो जो बाकी रहती है ना,
फिर अल्लाह ताला उससे ये अमल सज़ा करवाता है ना। तो अल्लाह ताला ने ये अमल सज़ा करवा कर कौम को बताया कि ये इन हजूर की जो है ना, ये इनकी तनीयत, ये इनकी अफ्ताद तबाह, ये इसके मालिक हैं जनाब। ये वैसे आपके सामने जो और चेहरा लेकर आए थे, असल चेहरा इनका यही है। असल चेहरा चैम्बर में जा चुका है हाँ। और अब कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो फिलहाल तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले हो गया। कमेटी का पहला इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। अब कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, जिस पर 9 सर जोड़ के बैठे हैं और सिवाय जुम्मों के उन्होंने कुछ नहीं निकाला, नतीजा नहीं निकल सका जी कौन चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो देखते हैं, डेवलपिंग स्टेटमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स चल रही हैं, 2 इख्तिलाफी नोट आ चुके हैं। अब पता नहीं अगले 48 घंटे में काजी साहब ने क्या क्या गुल खिलाने हैं, उस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे और मोहतरम बिशारत राजा यूट्यूब वालों को इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।